Okay जी. So just a quick recap of the last lecture, functions of random variable, जिसमें हमने देखा कि एक रैंडम वेरिएबल अगर दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2.27 हमने देखी, जिसमें हमने एक फैक्स मशीन को देखा और नंबर ऑफ पेजेस जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके एक सर्टन फेयर, उसका एक सर्टन चार्ज आपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन में सेट था. सबसे पहला पार्ट ये था कि एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में लिखा. ठीक है. और फिर आपने क्या किया कि आपने पीएमएफ निकाला डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल का. ठीक है. फ्रॉम द गिवन रैंडम वेरिएबल. और उसमें फिर आपने सेकंड एग्जांपल में ये देखा कि एक रैंडम वेरिएबल जो डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल था वो मल्टीपल वैल्यूज से मैप कर रहा था. तो वो इसमें एक ये स्पेशल चीज थी जिसमें ये y इज इक्वल टू 50 वाला जो पार्ट था, ये वाला. ठीक है. दैट वाज इम्पोर्टेंट. एंड देन जो आखिरी चीज थी वो हम कर लें और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्विज. Monitor three phone calls and observe whether each one is a voice call or a data call. तीन कॉल्स फोन कॉल्स को आप मॉनिटर कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि जो ईच फोन कॉल है वो वॉइस कॉल है या फिर डेटा कॉल है. द रैंडम वेरिएबल एन इज द नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स. जो नंबर रैंडम वेरिएबल एन है वो नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स है. तो क्योंकि आप तीन कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई भी उसमें से वॉइस या डेटा कॉल ना हो. ठीक है. एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ वॉइस कॉल जो है वो एन इज इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है. एन इज इक्वल टू जीरो वॉइस कॉल की प्रोबेबिलिटी है 0.1. एन इज इक्वल टू वन की वॉइस कॉल की प्रोबेबिलिटी है 0.3. एन इज इक्वल टू टू की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और एन इज इक्वल टू थ्री की प्रोबेबिलिटी है 0.3. सो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 1. दिस इज अ वैलिड पीएमएफ. वॉइस कॉल कॉस्ट 25 सेंट्स ईच एंड डेटा कॉल कॉस्ट 40 सेंट्स ईच. जो वॉइस कॉल है वो 25 सेंट की है और डेटा कॉल जो है वो 40 सेंट्स की है. टी सेंट्स इज द कॉस्ट ऑफ द थ्री फोन कॉल्स मॉनिटर्ड इन द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एक्सप्रेस टी एज अ फंक्शन ऑफ एन. सबसे पहले तो ये काम है कि आपने जो टी रैंडम वेरिएबल है उसे एन रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में आपने लिखना है. ठीक है. तो वेरी इजी. एज अ फंक्शन ऑफ एन द कॉस्ट टी इज 25n. क्यों 25n? 25 सेंट्स थी जी कॉल हर वॉइस कॉल की. हर वॉइस कॉल का जो पैसे थे वो कितने चार्ज था उसका 25 सेंट्स. तो 25 इंटू एन प्लस डेटा कॉल की क्या कॉस्ट थी 40. 40 इंटू थ्री माइनस एन. अब ये थ्री माइनस एन कहाँ से आया? टोटल कितनी कॉल थी? यू हैव टू मॉनिटर थ्री फोन कॉल्स ना. यू हैव टू मॉनिटर थ्री फोन कॉल. अगर थ्री में से एन जो है वो वॉइस कॉल्स हैं तो डेटा कॉल्स कितनी होंगी? थ्री माइनस एन. ठीक है. टोटल कॉल्स थ्री है. अगर एन वॉइस कॉल्स हैं तो नंबर ऑफ डेटा कॉल्स कितनी होगी? थ्री में से एन को माइनस करते हैं. अब एन क्या हो सकता है? जीरो, वन, टू एंड थ्री. ठीक है. टोटल कॉल्स थ्री हैं. वॉइस कॉल्स एन है तो डेटा कॉल्स कितनी होंगी? थ्री माइनस एन. और डेटा कॉल की कॉस्ट क्या है? 40. तो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा आपका? 25 इंटू एन, यानी एन इज द नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स. ठीक है. एंड ईच वॉइस कॉल इज कॉस्टिंग यू 25 सेंट्स. 25 इंटू एन प्लस डेटा कॉल की क्या कॉस्ट है? 40. और डेटा कॉल टोटल टोटल है कितनी? थ्री माइनस एन. ठीक है. तो ये बन जाएगा 25n प्लस 120 माइनस 40n. तो 25 माइनस 40 इज 15. तो 120 माइनस 15n. 120 माइनस 15n इज द कॉस्ट फंक्शन. ठीक है. तो ये आपका डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल आ गया. आपने डिराइव किया टी रैंडम वेरिएबल को फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल n. टू फाइंड द पीएमएफ ऑफ टी वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग ट्री. अगर पीएमएफ आपने मालूम करना है टी का तो आपको ये ट्री बनाना पड़ेगा. n इज इक्वल टू 0.1 ये गिवन है. n is equal to 1 is 0.3, that is also given. n is equal to 2 is 0.3, that is also given. n is equal to 3 is 0.3. ठीक है. अब n is equal to 0, t is equal to किस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 120. देखो n को 0 पुट कर दो तो t क्या बन जाएगा? 120. n is equal to 0 means t is equal to 120. प्रोबेबिलिटी उसकी भी वही है 0.1. ठीक है. डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल जो हमने पढ़ा पहले. n is equal to 1, 120 minus 15 which is equal to 105. t n is equal to 1 का मतलब t is equal to 105. n is equal to 2 का क्या मतलब? 120 minus 30 which is equal to 90. n is equal to 3 का क्या मतलब? 120 minus 15 into 3
विच इज इक्वल टू 75। ये आपका बन गया टी। वी कैन राइट डाउन द पी एम एफ ऑफ टी एस। तो टी की क्या पॉसिबल वैल्यूज बन गई? 75, 90, 105 एंड 120। 75, 90, 105 एंड 120। 75 की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.3। 90 की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.3। 105 की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.3। 120 की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.1। सो दिस इज द पी एम एफ ऑफ टी। दिस इज द पी एम एफ ऑफ टी। तो रैंडम वेरिएबल टी को आपने डिराइव कर लिया फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल एन। और अब आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? 75 इंटू 0.3 प्लस 90 इंटू 0.3 प्लस 105 इंटू 0.3 प्लस 120 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 62। विच इज इक्वल टू 62। तो बेसिकली 62 सेंट्स जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इस केस में। ठीक है, let's move to the next topic, which is expected value of a derived random variable. We encounter in many situations in which we need to know only the expected value of a derived random variable rather than the entire probability model. ठीक है, ऐसी भी हो सकता है कई सिचुएशन में कि आपको एंटायर प्रोबेबिलिटी मॉडल ना चाहिए और सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए हो डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल की। Fortunately, to obtain this average, it is not necessary to compute the PMF or CDF of the new random variable. जिस तरह हमने अभी एग्जांपल में किया ना कि पहले न्यू रैंडम वेरिएबल का PMF निकाला, उससे फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से चलें अगर आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगी हुई है तो। इंस्टेड वी कैन यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, given a random variable, this is a theorem, x with a PMF px of x and a derived random variable y is equal to g of x, the expected value of y is, expected value of y क्या होगी? ठीक है, given that y is a function of x, that would be equal to that function into corresponding probability of that plus next value के corresponding जो function मान रहा है into probability। ठीक है, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला जो कि बेसिकली वही वाला फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y p ऑफ y एंड समेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस नेक्स्ट वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस नेक्स्ट वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। सिर्फ आपने y को रिप्लेस कर दिया जिससे वो जो फंक्शन मान रहा है उससे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उससे, तो डायरेक्टली आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज आपको एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। इन एग्जाम्पल 2.28, एग्जाम्पल 2.28 है जिसमें आपके पास 4 पेजेस ही थे और तमाम पेजेस इक्वली लाइकली थे ट्रांसमिशन के, तो 1/4 उनकी प्रोबेबिलिटी थी पी एक्स ऑफ एक्स, और फंक्शन जो आपका वाई और एक्स का आपस में रिलेशन है वो आपको पता है। ठीक है, अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालना चाह रहे हैं। अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से निकालेंगे? डायरेक्टली। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी इस केस में? समेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 to 4 पी एक्स ऑफ एक्स इंटू द फंक्शन। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1/4 इंटू 10.5 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर। कैसे निकाला आपने? एक्स इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो आगे क्या है? वैल्यू के साथ आपने साथ ही एक्स, ये जो फंक्शन मान रहा है वो लिखना है आपने। फंक्शन क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फंक्शन आ रहा है, दिस इज द फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा 10.5 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 2 की कॉरस्पॉन्डिंग 10.5 इंटू 2 माइनस 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। That would be 1/4 into 10.5 into 1 minus 0.5 into 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 10.5 into 2 minus 0.5 into 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 10.53 into minus 0.53 का स्क्वायर प्लस 1/4 10.5 into 4 minus 0.5 into 4 का स्क्वायर which is equal to 22.5 cents। So आप अगर हम देखें एग्जाम्पल 2.28 तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई थी? 22.5 सेंट। सेम जवाब आ रहा है, सेम जवाब आ रहा है, लेकिन उसमें आपने पहले क्या किया? आपने एक्स से पहले बताया था कि वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो पॉसिबल वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर आपने किया 10 इंटू 1/4 प्लस 19 इंटू 1/4 प्लस 27 इंटू 1/4 प्लस 34 इंटू 1/4। ठीक है, अपेरेंटली ये इजी लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर फंक्शन मौजूद है जो कि y का फंक्शन है x की फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप उस प्रोबेबिलिटी को x की वो वैल्यू पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 22.5 सेंट्स।
From this theorem, we can derive some important properties of expected values. The first one has to do with the difference between a random variable and its expected value. A very important thing. Y is a function of x. ठीक है, y is a function of x और ये किसके बराबर है, x minus mu of x. The expected value of x minus mu of x is 0 regardless of the probability model. रखिए, ध्यान से सुने जरा बात. थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से सुनना. किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए, किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x. म्यू ऑफ x क्या चीज है, मीन को ही कहते हैं. म्यू ऑफ x भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को ही कहते हैं. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, ये हमेशा क्या जवाब आएगा, 0. इसका जवाब क्या आएगा, 0. ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस म्यू ऑफ x. ये क्या है, x माइनस म्यू ऑफ x इनटू द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यही होता है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, यही होता है कि वैल्यू जो कि ये यानी फंक्शन इनटू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. ठीक है, इसको ओपन अप कर दो. इसे ओपन अप करोगे तो क्या बनेगा, एक्स पी एक्स ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स पी एक्स ऑफ एक्स. ठीक है, अब ये एक्स पी ऑफ एक्स क्या चीज है, ये तो खुद वो चीज बन गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, तो ये बन गई आपकी म्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स. म्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, ये समेशन ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स, ये तो वैसे ही 1 बनता है. ये वाला पार्ट क्या बनता है, 1. पीएमएफ में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं तमाम का अगर समेशन कर दोगे, आपको पता है कि पीएमएफ में जितनी भी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज आ रही होती है, सम करो तो जवाब 1 आता है. तो ये वाला पार्ट तो 1 बन गया. और ये क्या बन गया, म्यू ऑफ एक्स. तो म्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0. दैट इज वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है expected value of x minus expected value of x और फिर whole bracket that is equal to, ये expected value of x basically mu of x को ही कहते हैं. expected value of x minus mu of x is equal to 0. अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर थ्योरम. फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x, किसी भी रैंडम वेरिएबल x में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी. यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ये बेसिकली होता है लीनियर ऑपरेटर है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए, बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी. ये बी क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह ये है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, इसे ओपन अप करो, ये लीनियर ऑपरेटर है, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए, बाहर आ गया क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ना. एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है कि आप किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, ए तो कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ गया. ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी. अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी की क्या वैल्यू होगी, बी तो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी. क्योंकि वजह क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी जो है ना वो बी के बराबर है. बी तो एक कांस्टेंट है ना. बी को फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5. भाई 5 तो कांस्टेंट है, वो रैंडम तो है नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी इज बी इटसेल्फ. ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल 2.32. Recall that in example 2.6 and 2.26 we found R has a PMF. जैसे हमने एग्जाम्पल पहले की है जी, इसमें R इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, R इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है और 0 अदरवाइज. और इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R जो है वो 1.5 निकली थी, आपको याद होगा 3/2. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन एक और v फंक्शन इज इक्वल टू 4R प्लस 7. ठीक है, जिसमें एक डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल बी आ गया है, डिराइव्ड फ्रॉम रैंडम वेरिएबल आर. इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है. एक तो तरीका ये है कि आपने आर की वैल्यूज यहाँ पे डाली, वी की पॉसिबल वैल्यूज आ गई, वो वी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और वी की प्रोबेबिलिटी से फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, जिस तरह पहले आपने क्वेश्चंस किए हैं. दूसरा क्या तरीका है, अब मुझे क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर गिवन है, तो मैंने जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी निकालना है तो वो बन जाएगा 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर प्लस 7. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी बन जाएगा 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर प्लस 7. ये वाला फॉर्मूला लगाया ना,
ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई टाइम्स ए एक्स प्लस बी इज ए ई ऑफ एक्स प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। सो 4r+7 बन जाएगा 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 7। 7 कॉन्स्टेंट है, 7 एज इट इज बन जाएगा। तो 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r, r क्या है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r 3/2। यू विल गेट द आंसर 13। यू विल गेट द आंसर 13। वी कैन वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय अप्लाइंग थ्योरम 2.10 यूजिंग द पीएमएफ। पीएमएफ वाली अप्रोच यूज करेंगे तो तब भी आपके पास जवाब सेम आएगा। वो क्या आएगा आपके पास, r = 0 पुट करोगे तो v की क्या वैल्यू आएगी, 7। ठीक है, और r की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो v की क्या वैल्यू आएगी उस टाइम केस में, 15। ठीक है, तो वो आ जाएगा 7 इंटू 1/4 प्लस 15 इंटू 3/4। यू विल गेट द आंसर 13। सही है? तो दोनों जिस मर्जी तरीके से कर लो, जवाब आपके पास क्या आएगा, सेम जवाब आएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स मीन द सेम। ठीक है, अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें आपके पास ये आर स्क्वेयर से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आप क्या कर देंगे, 0 का स्क्वेयर प्लस 3/4 इंटू 2 का स्क्वेयर, यू विल गेट 3। वेरी सिंपल। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल 2.7। एग्जांपल 2.7। एग्जांपल 2.7 जी, ध्यान से सुने। Quiz 2.7. The number of memory chips needed in a personal computer depends on how many application programs the owner wants to run simultaneously. एक number of memory chips हैं जो कि 5 हैं, और वो एक पर्सनल कंप्यूटर में है, और कितनी मेमोरी चिप्स चाहिए, एम, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ए जो कि जिसे डिनोट कर रहे हैं वो आपने रन करनी है। द नंबर ऑफ चिप्स एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम वो यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिप्स दी हुई है। अगर एक प्रोग्राम रन करना है तो 4 चिप यूज करती हैं जी आप। अगर आपने 2 प्रोग्राम रन करने हैं तो 4 चिप्स, 3 प्रोग्राम रन करने हैं तो 6 चिप्स, 4 प्रोग्राम रन करने हैं तो 8 चिप्स। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का ना एक प्रोबेबिलिटी मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, सो एप्लीकेशन प्रोग्राम ए की जो है कि आप एक प्रोग्राम रन करें उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो भी आपने यहाँ पे दे दिया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए मालूम करें। वेरी इजी जी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी। 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जब ए 1 है तो यहाँ 1 भी पुट करोगे ना, तो 4 इंटू 0.1 इज 0.4। तो 1 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 5 - 2 क्या होता है, 3। 3 इंटू 0.1 इज 0.3। सो 2 इंटू 0.3। अच्छा, 5 - 3 इज 0.2। सॉरी, 5 - 3 इज 2। 2 इंटू 0.1 इज 0.2। सो 3 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.1। सो वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। ये वाला आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ से पता लग गया कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कितनी है, 2। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस एम, द नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स को एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है आप लिखें। वेरी इजी जी, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4। जब 1 है या 2 है, 1 और 2 दोनों प्रोग्राम के केस में ये 4 है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जब 3 है तो दैट इज 6। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जब 4 है तो दैट इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में गिवन था ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, डज e of m correspond to g is equal to sorry function of expected value of a। So let us see, expected value of m क्या होगी आपके पास, that would be equal to 4 into the corresponding probability at for this। तो जब 1 था, a 1 था, तो तब ये probability कितनी थी, that was equal to 0.4। 4 into 0.4 plus 4 into 0.3 प्लस 6 इंटू 0.2 प्लस 8 इंटू 0.1। जब 8 है, 8 ए इक्वल टू 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना, जब ए 4 था तब ये किसके बराबर था, 0.1 के। प्लस 8 इंटू दिस इज इक्वल टू 4.8। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए जो है वो आपकी 2 थी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम आपकी आई है 4.8। ठीक है, so these two are not equal, the two quantities are different because g of a is not of the form a alpha times alpha a plus b, उस फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारी जो है वो चीज़ वैलिडेट होती है कि e और e expected value of m is not equal to g as a function of the expected value of m। That's it for today's topic.